Hello my dear students. Today we will discuss about trial balance. What is trial balance? Why do we prepare it? Characteristics of trial balance, objectives of preparing trial balance, performa of trial balance, methods of preparing trial balance और फिर आपके लिए एक इलुस्ट्रेशन हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? देखिए, सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करते हैं, फिर उनकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर अकाउंट्स के बैलेंसेज निकालते हैं और बैलेंसेज निकालने के उपरांत प्रत्येक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके द्वारा बनाए गए अकाउंट्स वो सही हैं कि नहीं है, इस बात की जांच करना चाहता है। अकाउंट्स के जो बैलेंसेज उसने निकाले हैं उन सभी बैलेंसेज की एक लिस्ट तैयार करता है और उस लिस्ट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स एट वन प्लेस। तो एक लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज की, तो इस लिस्ट को ही हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। और एक डेफिनेशन भी यहाँ पर आप देख रहे हैं J.R. बार्टलीबाई की कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of books। J.R. बार्टलीबाई ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि तलपट एक विवरण है जिसे खाता बही के डेबिट और क्रेडिट शेषों से खाता बही की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। और इस डेफिनेशन के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट, विवरण, यानी कि तलपट एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है या कहिए कि एक लिस्ट है, ये खाता नहीं है यानी कि अकाउंट नहीं है। और सेकंड पॉइंट है टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेसी, तो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है समरी स्टेटमेंट, सारांश सूची, यानी कि तलपट वर्ष के दौरान बनाए गए खातों की एक सारांश सूची है, समरी स्टेटमेंट है। फोर्थ पॉइंट है इक्वल टोटल, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आता है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन लोकेटिंग एरर्स, जो ट्रायल बैलेंस है एरर्स को लोकेट करने में, अशुद्धियों को ढूंढने में हमारी मदद करता है। और सिक्स्थ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं पर्टिकुलर डेट, निश्चित तिथि, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। और सेवंथ पॉइंट है नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं। ट्रायल बैलेंस का मिलान होने के उपरांत भी कुछ अशुद्धियां वहां पर रह जाती हैं, जैसे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस केवल गणितीय शुद्धता का प्रमाण हो सकता है, पूर्ण शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं होता है। और फिर आगे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट पॉइंट है टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता की जांच करना। तो गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का यही मेन ऑब्जेक्टिव है, यही मेन फंक्शन होता है। सेकंड पॉइंट है टू टेस्ट डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली की जांच करना। तो ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम ये जांच करते हैं कि प्रत्येक एंट्री के डेबिट और क्रेडिट पक्ष की रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो गई है या नहीं हो गई है। अगर ट्रायल बैलेंस का जोड़ दोनों साइड का हमारा समान आता है तो ये हम मानकर चलते हैं कि प्रत्येक एंट्री के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ठीक से अमाउंट लिख दिया गया है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं टू प्रोवाइड समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स, सभी खातों की सारांश सूची उपलब्ध कराना। तो ट्रायल बैलेंस में वर्ष के दौरान तैयार किए गए खातों की एक समरी स्टेटमेंट तैयार हो जाती है और इसकी सहायता से आसानी से हम फाइनल अकाउंट्स तैयार कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, अशुद्धियों को ढूंढने में सहायता करना। तो जो ट्रायल बैलेंस है एरर्स को, अशुद्धियों को ढूंढने में सहायता करता है और आसानी से हम अशुद्धियों को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते बनाने में सहायता करना। तो ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम फाइनल अकाउंट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है टू हेल्प इन कंपैरिजन, तुलना करने में सहायता करना। जो करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस हमने तैयार किया है उसकी तुलना हम गत वर्षों के ट्रायल बैलेंसेस के साथ कर सकते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन से प्रबंध भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। और अब हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले इसका हेडिंग आप देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पर फर्म का नाम लिखा जाता है, फिर एज ऑन डेट लिखी जाती है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट को तैयार किया जाता है तो इसलिए डेट का लिखा जाना यहाँ पर जरूरी है। और फिर आगे आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का नाम लिखा जाता है, जैसे मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। और फिर एलएफ का कॉलम आप देख रहे हैं, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, जो खाता बही की पृष्ठ संख्या है वो यहाँ पर लिखी जाती है। और फिर डेबिट बैलेंसेस के लिए कॉलम यहाँ पर है। अगर उसका डेबिट बैलेंस है खाते का तो हम यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे, और यदि उसका क्रेडिट बैलेंस है
तो फिर जो है क्रेडिट बैलेंसेस के कॉलम में उसको लिखा जाता है। और फिर लास्ट में डेबिट बैलेंसेस का और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल किया जाता है। वो टोटल हमारा समान आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल टोटल है तो ये हम समझते हैं कि हमारे खाते गणितीय रूप से अर्थमेटिकली वो शुद्ध हैं। अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस के टोटल और क्रेडिट बैलेंसेस के टोटल में कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं पर खातों में किसी प्रकार की अशुद्धि वहां पर रह गई है और उसको हमने फाइंड आउट करना होता है। और आगे आप देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है टोटल एंड बैलेंस मेथड और यू कैन से कंबाइंड मेथड। तो ये कंबाइंड मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें हम जो अकाउंट्स हमने तैयार किए हैं उन अकाउंट्स के टोटल और उन अकाउंट्स के बैलेंसेस को इस विधि में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम कंबाइंड मेथड के नाम से जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। और जो सेकंड मेथड है टोटल मेथड, इस विधि में सिर्फ अकाउंट्स के टोटल, इनके डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल वो करके यहाँ पर लिखे जाते हैं और पहली और दूसरी विधि का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। और जो थर्ड मेथड आप देख रहे हैं शेष विधि बैलेंस मेथड, इस विधि में सभी खातों के बैलेंस निकाले जाते हैं और उन बैलेंसेस की सहायता से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। वास्तव में ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। और अब हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, फॉलोइंग बैलेंसेस वर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी on 31st March 2021 prepare trial balance as on that date। तो राम एंड कंपनी के कुछ बैलेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। इन बैलेंसेस की सहायता से हमने ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। तो सबसे पहली आइटम यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी ₹4780। तो ये प्लांट एंड मशीनरी की जो आइटम है ये एसेट है और एसेट होने के नाते इसका डेबिट बैलेंस है। इनके प्रत्येक आइटम को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो एसेट है या एक्सपेंसेस की आइटम है या इनकम की आइटम है। तो प्रत्येक आइटम को हम साथ साथ यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर है ₹400 का, तो ये एक एसेट की आइटम है, इसलिए डेबिट साइड में इसको हम लिखेंगे। परमिसेस है एसेट की आइटम है ₹12,000, इसको हम डेबिट में लिखेंगे। टैक्स की आइटम है, इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिटर्स हैं, इनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर कैश इन हैंड की आइटम यहाँ पर दी हुई है, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा है ₹4,200, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। सेल्स की आइटम यहाँ पर लिखी है 24,000, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और फिर इसके ठीक विपरीत परचेजेस की आइटम यहाँ पर लिखी हुई है ₹9,000, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर लैंड एंड बिल्डिंग की आइटम यहाँ पर लिखी है 15,000 की, ये एक एसेट है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की आइटम यहाँ पर लिखी है एक खर्चे के रूप में, इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि रिसीव्ड शब्द यहाँ पर लिख दिया गया है इसलिए यह एक इनकम की आइटम हो गई और इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर कमीशन लिखा है, तो कमीशन के साथ यहाँ पर रिसीव्ड या पेड शब्द नहीं लिखा गया है, ना ही डेबिट और क्रेडिट शब्द लिखा हुआ है। तो ये जो कमीशन की आइटम है इसको हम एक एक्सपेंस की आइटम मानेंगे और ₹500 को हम डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक की आइटम है जो, इसको भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की आइटम आप देखते हैं ये बहुत ही कम ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो गणना की जाती है वो ईयर के एंड में लास्ट में की जाती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंत में एडजस्टमेंट्स में इस आइटम को दिया होता है। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन टाइम से कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इसको हम लिखते हैं। फिर गुडविल की आइटम यहाँ पर दी हुई है, गुडविल एक एसेट है तो इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट की आइटम आप देख रहे हैं यहाँ पर ₹700, इस आइटम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। और फिर आगे आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लिखा है ₹2,500, इसको हम डेबिट साइड के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को हम एसेट मानते हैं। ठीक इस प्रकार से ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का भी डेबिट बैलेंस होता है ₹2,000, इसको हम डेबिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, एक एक्सपेंस है तो इसको हम डेबिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। इसके ठीक विपरीत डिस्काउंट रिसीव्ड की आइटम यहाँ पर लिखी हुई है ₹250, इसको हम क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखेंगे।
फिर बैड डेट्स के आइटम यहाँ पर है, बैड डेट्स ₹200, इसको हम डेबिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। और फिर आगे कृष्णा कॉटन मिल्स का ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसमें क्लियर लिख दिया गया है डेबिट, इसलिए ₹400 को हम डेबिट साइड के कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। और फिर ऑडिट फीस है, एक एक्सपेंस की आइटम है, इसको हम डेबिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। फिर लोन फ्रॉम अनिल है, अनिल से लोन लिया हुआ है, तो ये लोन की आइटम है, इसलिए इसका भी क्रेडिट बैलेंस हमारा होगा ₹7,500। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, तो ये भी एक एक्सपेंस की आइटम है, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर आगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है एक एक्सपेंस की आइटम है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में इसको हम लिखेंगे। फिर सैलरीज की आइटम है, इसको भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस है, इसको भी डेबिट साइड में हम लिखेंगे। फिर परचेजेज रिटर्न्स, क्योंकि परचेजेज को हम डेबिट में लिखते हैं, तो परचेज रिटर्न्स को हम क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। फिर सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स को हम क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न की आइटम ये 800 रुपए की है, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर बिल्स रिसीवेबल्स की आइटम है, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर बिल्स पेबल की आइटम है, इसके ठीक विपरीत ये जो है एक लायबिलिटी हो गई, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर कैपिटल की आइटम यहाँ पर दी हुई है, कैपिटल ₹50,000, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड के कॉलम में इसको हम लिखेंगे। फिर लाइटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी एक एक्सपेंस की आइटम हो गई, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो 700 रुपए डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर इनपुट CGST, तो इनपुट GST की जितने भी आइटम्स हैं, जैसे इनपुट CGST है, इनपुट SGST है, तो ये क्या है कि एसेट की तरह इनको हम ट्रीट करते हैं, तो इसलिए इनका डेबिट बैलेंस होता है, तो दोनों ही आइटम ये डेबिट साइड में आएंगे। जबकि आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं, इसलिए इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दोनों ही आइटम ये आउटपुट CGST की और आउटपुट SGST की, इसको हम क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखेंगे। इन सब आइटम्स को जैसे मैंने बताया ट्रायल बैलेंस में हम लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा आप देख रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर डाला गया है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी, तो फर्म का नाम लिखा जाता है एज ऑन 31 मार्च 2021, तो किसी एक निश्चित डेट को इसको तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डेट लिखी गई है। तो डेबिट बैलेंसेस हम इस साइड में लिख रहे हैं, क्रेडिट बैलेंसेस हम इस साइड में लिख रहे हैं, तो ये परफॉर्मा है, इस प्रकार से भी हम तैयार कर सकते हैं। और हम दोनों साइड्स में लेजर फोलियो का कॉलम भी इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे आइटम्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक उसी प्रकार से डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस में इन आइटम्स को लिखा गया है। ये देखिए आप, इस प्रकार से डेबिट साइड की आइटम्स ज्यादा थी और ये डेबिट साइड में लिखी गई हैं ज्यादा आइटम्स। ट्रायल बैलेंस में सभी आइटम्स लिखने के उपरांत हमने क्रेडिट बैलेंसेस का और डेबिट बैलेंसेस का टोटल करके यहाँ पर देखा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो हमारा है वो आता है ₹1,02,500, जबकि डेबिट साइड में यहाँ पर कमी रह गई ₹860 की। इसीलिए यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट हमने लिखा है और सस्पेंस अकाउंट के सामने ₹860 यहाँ पर लिखा है। तो सस्पेंस अकाउंट हमने खोलना होता है और सस्पेंस अकाउंट में इस अमाउंट को डाल देना है। अगर डेबिट साइड में कमी रहती है तो हम डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में कमी रहती है तो क्रेडिट साइड में हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। इसका टोटल हमने किया है ₹1,02,500, और इस प्रकार से आसानी से आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं। कुछ नोट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ कहीं भी नोट्स की आवश्यकता हो तो हमने नोट्स जो है वहां पर लिखने होते हैं, क्योंकि नोट्स भी क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं। तो नोट्स में फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि जब हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनको हम एसेट के रूप में ट्रीट करते हैं, जबकि आउटपुट IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST इनको हम लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं और इनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक इस प्रकार से सेकंड पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हम टाइम से कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक की आइटम का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट साइड में हम लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब कैलकुलेशन इसकी हो जाती है तो उसके लिए एक एंट्री पास करते हैं हम, जैसे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, तो परचेजेज में से ये आइटम कम हो जाती है और अलग से डेबिट बैलेंसेस के अंदर इसको हम शो करते हैं। और थर्ड नोट यहाँ पर बनाया गया है कि जब ट्रायल बैलेंस का जोड़ दोनों साइड का बराबर नहीं आता है, टैली नहीं करता है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट खोलकर उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, फॉलोइंग बैलेंसेस वर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ VK लाइन कंपनी ऑन 31 मार्च 2021, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन दैट डेट।
Plant and machinery rupees 24,800, furniture rupees 3,200, debtors rupees 4,400, advertisement rupees 1,100, audit fees rupees 1,000, fire insurance premium rupees 600, commission paid rupees 450, premises rupees 7,800, patents rupees 1,500, machinery rupees 5,000, drawings rupees 2,500, discount received rupees 100, goodwill rupees 2,000, opening stock rupees 2,800, closing stock rupees 3,200। ठीक इसी प्रकार से bad debts rupees 700, sales rupees 26,100, sales returns rupees 1,200, purchases rupees 18,000, purchases returns rupees 3,000, salaries rupees 7,500, rent paid rupees 1,300, bills receivable rupees 1,200, bills payable rupees 1,000, bad debts recovered rupees 900, capital rupees 35,000, bank loan rupees 15,000, creditors rupees 10,000, input IGST rupees 1,500, output IGST rupees 1,500। तो कोशिश यहाँ पर की गई है कि ज्यादा से ज्यादा आइटम्स यहाँ पर सम्मिलित की जाएं ताकि प्रत्येक आइटम के बारे में आपको जानकारी हो सके और इस क्वेश्चन को आप बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इन आइटम्स को नोट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।